शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ज्योतिष शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र की इस चर्चा में हम लोग लगातार भावों का, राशियों का और नक्षत्रों का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। हम अभी तक जिन भावों का, राशियों का और नक्षत्रों का अध्ययन कर चुके हैं और जिन ग्रहों का अध्ययन किया है, वह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अनुरोध है कि क्रमबद्ध तरीके से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे। अभी तक हमने नक्षत्रों में स्वाति नक्षत्र तक पूर्ण रूप से विस्तार से अध्ययन किया है। वर्तमान में हम विशाखा नक्षत्र को पढ़ रहे हैं और विशाखा नक्षत्र का प्रथम भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। उस भाग में हमने नक्षत्र का विश्लेषण किया था, यानी कि नक्षत्र से जुड़े हुए जो पहलू हैं उसके अनुसार नक्षत्र के अंदर किस प्रकार की ऊर्जाएं हैं, यह हमने उस भाग में समझा था। आज हम विशाखा नक्षत्र का द्वितीय भाग लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आज की हमारी पाठ संख्या है 57 और नक्षत्रों में हम पढ़ रहे हैं विशाखा नक्षत्र। इससे पूर्व के वीडियो में हम विशाखा नक्षत्र के गुण, तत्व, प्रकृति को समझ चुके हैं। चूंकि विश्लेषण में ही बहुत लंबा समय लग जाता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम बहुत सी बार पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। आप इन सब चीज़ों को देखने के लिए पिछले भाग में जा सकते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ आवश्यक होगा विश्लेषण के मध्य में हम इन सभी पहलुओं का वर्णन करते रहेंगे। अब जो मुख्य बात है, विशाखा नक्षत्र तुला राशि में 20 डिग्री से लेकर वृश्चिक राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक विस्तारित होता है। यहाँ विशाखा नक्षत्र का जो स्वामी है वह है गुरु और तुला राशि का स्वामी है शुक्र, वृश्चिक का स्वामी है मंगल और कहीं कहीं यहाँ केतु की ऊर्जा को भी माना जाता है। जहाँ वृश्चिक राशि के हिस्से की बात आती है वहाँ केतु की ऊर्जा को भी माना जाता है। तो सबसे पहले हम इसके नाम से जातकों को किस प्रकार समझ सकते हैं वह समझें। नाम है विशाखा, कहीं कहीं इसे द्विशाखा कहा गया है और विशाखा का जो व्यापक अर्थ होता है वह होता है बहुत सी शाखाओं वाला या विभाजनों वाला। तो यहां आप इसे इस प्रकार से समझ रहे हैं तो यहां जातकों को भी इसी प्रकार से समझ सकते हैं। अगर विशाखा के नाम की बात करें तो इसे राधा के रूप में भी माना जाता है और राधा को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। तो यहां हम राधा से इसके समर्पण की भावना को समझ सकते हैं कि राधा का जो प्रेम श्री कृष्ण जी के प्रति था वहां वह समर्पण दिखाई दे रहा था। तो समर्पण की जब हम बात करते हैं तो इन जातकों में समर्पण की भावना देखी जा सकती है। अब इसका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह, इसका पहला प्रतीक चिन्ह है एक सजा हुआ भव्य द्वार। तो सजे हुए द्वार से हम उत्सव की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, जीत की बात करते हैं। तो जातक अपनी सफलता की खुशी, आप इससे समझ सकते हैं कि जातक को सफलता की जो खुशी होती है वह इस द्वार से होती है। यानी जातक अक्सर सफल होते हैं और लक्ष्य को भेदने की जो बात होती है, लक्ष्य को निर्धारित करने की जो बात होती है वह यहां प्रतीक चिन्ह से समझ में आएगी। साथ ही साथ जातकों को दिखावा करने की आदत होती है, यह भी इसी प्रतीक चिन्ह से आपको समझ में आएगा। यह जातक अपनी पहचान के विकास में स्वयं के विकास की अभिव्यक्ति करते हैं और समाज की प्रमुख मानसिकता के साथ साथ जो टकराव की स्थिति इनकी बनती है वह भी इन जातकों में देखी जा सकती है। लक्ष्य को लेकर जाति में भक्ति भाव होता है, यानी डिवोशन होता है, जुनून होता है। अगर दूसरे प्रतीक चिन्ह की बात करें तो कुम्हार का चाक, तो कुम्हार के चाक की धुरी को हम यहां समझना चाहेंगे कि कुम्हार के चाक की धुरी का यहां तात्पर्य है। तो कुम्हार के चाक की धुरी से हम दृढ़ता और धैर्य की बात कर सकते हैं।
यानी कि जातकों में दृढ़ता भी है और धैर्य भी है। हाँ, यह धैर्य कहीं कहीं आपको विचलित होता दिखाई देगा। वह तात्कालिक रूप से कुंडली के अंदर कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं। इसका तीसरा प्रतीक चिन्ह है एक विस्तृत शाखाओं वाला वृक्ष, यानी अगर विस्तृत शाखाएं हैं तो लोगों को छाया भी देता होगा, लोगों के लिए ऑक्सीजन भी देता है, तो यहां पोषण की भावना दिखाई देती है। यानी जातकों में संरक्षण देने की और पोषण की भावना का भाव बहुत गहरा होता है। तत्पश्चात हम आते हैं इसके देव की तरफ। तो इसके जो निवास करने वाले देव हैं वह दो हैं। पहले हैं इंद्रदेव और दूसरे हैं अग्निदेव। तो पहले हम इंद्रदेव से क्या समझ सकते हैं? इंद्रदेव को सदा से अपने पद को खोने का भय बना हुआ था। तो यहां जातकों में वह प्रवृत्ति देखी जा सकती है, यह अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को खोने के भय के साथ में जीवन जीते हैं। दूसरी जो प्रवृत्ति है वह है भोग विलास की। भोग विलास हर प्रकार का, नशे की लत का भी भोग विलास हो सकता है, और अगर हम कहें कि यौन की तरफ झुकाव होगा तो वह भी भोग विलास में आता है। भौतिक वस्तुओं का जो सुख भोगना होता है वह भी भोग विलास में आता है। हम भोग विलास से केवल एक ही वस्तु को ना समझें, भोग विलास में दुनिया भर के सुखों को भोगना भी भोग विलास में आता है। हाँ, किसी चीज की मात्रा अधिक हो सकती है, किसी चीज की मात्रा कम हो सकती है, तो यहां यह समझना है। अब तीसरी प्रवृत्ति जो इंद्रदेव से प्राप्त होती है, जैसे कि इंद्रदेव अपने देवताओं के प्रति सुरक्षा का भाव रखते थे, तो यहां भी जातक अपने से छोटों और अपने अधीनस्थों के प्रति और अपने साथियों के प्रति सुरक्षा का भाव रखता है। सुरक्षा करने की उसकी प्रवृत्ति होती है, वह चाहता है कि उसके साथ वाले, उसके अधीन जो हैं वह सब सुरक्षित रहें। अब दूसरे देव है अग्निदेव। तो अग्निदेव की जो अग्नि है वह दो तरीके से परिलक्षित होती है। एक होती है पोषण की अग्नि, हम भोजन बनाने के लिए अग्नि का प्रयोग करते हैं, हम हाथ सेकने के लिए अग्नि का प्रयोग करते हैं, हम कोई यज्ञ कर रहे हो तब अग्नि का प्रयोग करते हैं, यह पोषण वाली अग्नि है। और एक होती है विनाशकारी अग्नि, जहां नुकसान होता है। तो यहां दोनों प्रकार की अग्नि से जातकों के अंदर का जो विभाजन है वह समझ में आता है। इनके अंदर एक तरफ पोषण की भावना है, संरक्षण की भावना है, दूसरी तरफ विनाश करने की भावना भी इन्हीं जातकों में आपको देखने को मिलेगी। तो यहां अग्निदेव से हम यह सब समझ सकते हैं। और इसकी शक्ति है व्यापना शक्ति। तो व्यापना शक्ति से हम उद्देश्य की बात कर सकते हैं, उद्देश्य के फल प्राप्ति की बात कर सकते हैं, जो कि इन जातकों में अक्सर देखी जाती है। उद्देश्य, लक्ष्य सब कुछ निर्धारित करके चलने वाले जातक होते हैं। अगर इन जातकों को हम विस्तारित रूप से अगर समझना चाहें तो हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये जातक उन परंपराओं का विरोध करते हैं जो व्यक्तियों के बीच धार्मिक या सामाजिक अंतर स्थापित करते हैं या बनाते हैं या दूरी स्थापित करते हैं। ये शानदार बुद्धि के स्वामी होते हैं जो कि इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति देती है, जागरूकता देती है। नए विचारों को बहुत जल्द अपनाते हैं, यानी कि नए नए विचारों के से ही यह कार्य करना पसंद करते हैं और इन्हीं नवाचारों के परिणाम स्वरूप यह अपना जीवन बदलते हैं। शब्दों के बीच यह अपना प्रभुत्व रखते हैं, यानी कि यह शब्दों से की शक्ति से परिपूर्ण होते हैं, शब्दों से खेलना जानते हैं। ये तो प्रभावशाली वक्ता होते हैं और नया ज्ञान सीखने की इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। कुछ भी नया ज्ञान सीखना हो यह पसंद करते हैं उसे सीखना। अगर जातक शारीरिक रूप से देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो लंबे होंगे, वजनदार होंगे, दूसरे छोटे होंगे, पतले होंगे। तो आप दोनों प्रकार की शारीरिक प्रवृत्ति, दोनों प्रकार की शारीरिक स्थिति इस नक्षत्र के जातकों में देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी जातक लंबे हों, मोटे हों, या सभी जातक छोटे हों, पतले हों। कुछ जातकों के साथ परिस्थितियां लंबे और मोटे होने की हो सकती हैं और कुछ जातकों के साथ परिस्थितियां छोटे और पतले होने की हो सकती हैं। छोटे का मतलब बहुत ठिकाना भी नहीं है। तो यहां हमको इस प्रकार से समझना है।
ये जातक कला प्रेमी होते हैं, कलात्मक प्रतिभा से परिपूर्ण होते हैं, यानी कि स्वयं भी कलाकार होते हैं। हाँ, कुछ नकारात्मक परिस्थितियां इन जातकों के साथ आ सकती हैं। यह स्वार्थी हो सकते हैं, अभिमानी हो सकते हैं, अपनी बुद्धि पर इन्हें अभिमान हो सकता है, यानी कि इन्हें लग सकता है कि हमारी बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा इन जातकों के साथ हो सकता है। इनका चेहरा गोल होता है, हंसमुख होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, इनके अंदर चुंबकीय आकर्षण होता है, यह प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। कुछ जातकों के जीवन में मां की कमी का होना हो सकता है कि यहां इस नक्षत्र के गुण हैं। यह जरूरी नहीं है कि सबके साथ में ही हो। जब कहीं ना कहीं अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो मां का स्वास्थ्य अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जातकों के साथ में यह स्थिति हो सकती है कि उन्हें मां की कमी हो सकती है। ये जातक अपने दम पर बनते हैं। बचपन में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और ये साहसी होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, और इसी साहस और दृढ़ संकल्प के चलते इन्हें पेशेवर स्तर की सफलताएं प्राप्त होती हैं। ये उस व्यवसाय में सफल होते हैं जहां इनकी स्वतंत्रता पर कोई आघात ना हो, यानी इनकी स्वतंत्रता बनी रहे। ये ऐसे ही व्यापार व्यवसाय कार्यों में कार्य करना पसंद करते हैं और इनकी स्वतंत्रता बनी भी रहती है। हाँ, थोड़े फिजूल खर्ची होते हैं। फिजूल खर्ची की वजह से इनके पास में वित्त अस्थिरता देखने को प्राप्त हो सकती है कि वित्त अस्थिरता इनके जीवन में धन की कमी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, वह भी देखने को प्राप्त होती है। इन जातकों में से कुछ विश्वासघाती हो सकते हैं, यानी कि दूसरों के साथ में विश्वासघात करने की प्रवृत्ति कुछ जातकों में देखी जा सकती है। अगर ऋषि पाराशर जी के अनुसार बात करें तो ऋषि पाराशर जी के अनुसार इस नक्षत्र के जातकों में जब चंद्र इस नक्षत्र को गोचर कर रहा हो तब की बात होती है। घर से संबंधित गतिविधियां, निर्माण से संबंधित गतिविधियां और चिकित्सा से संबंधित, उपचार से संबंधित गतिविधियों में यह जातक देखे जा सकते हैं। मानवतावादी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, तो आप इन्हें इनकी आजीविका से भी जोड़कर देख सकते हैं। जब हम आजीविका की बात करेंगे तो आजीविका से जोड़कर भी इन सभी पहलुओं को देखा जाता है। आत्मनिर्भर होते हैं और आत्मनिर्भरता का गुण भी इन जातकों में बहुत अच्छा देखा जाता है। अब हम अगर तुला राशि के वाले हिस्से की बात करें तो यह किसी भी समाधान को अपनी बातचीत से और कूटनीति से सुलझाती है। यानी कि अगर किसी बात का समाधान निकालना है तो यह या तो कूटनीति का इस्तेमाल करेंगे या फिर बातचीत करके उसको बहुत ही सहज ढंग से सुलझाने की इनकी इच्छा होती है और यह उसी प्रकार से उसको सुलझाने की कोशिश भी करते हैं। अगर इसके वृश्चिक राशि वाले हिस्से की बात करें जहां पर इसका सिर्फ एक चरण है तो वहां किसी भी बात का समाधान निकालने के लिए यह शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, सृजन का प्रयोग कर सकते हैं और नव प्रवर्तन शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात यह भी सोचने वाली है कि जब वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में जो इसका पद होता है वह 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है और यदि चंद्र यहां है तो यहां चंद्र 3 डिग्री पर परम नीचांश पर होता है, तो मानसिक समस्याओं की भी बात कर सकते हैं क्योंकि चंद्र यहां वृश्चिक राशि में नीच का कहलाता है और पहले ही 3 डिग्री पर नीच का होता है और पहले 3 डिग्री में यही नक्षत्र आता है। तो यहां इस नक्षत्र के उस हिस्से में चंद्र के नीच होने की वजह से जातक मानसिक स्तर पर बहुत परेशान हो सकता है। मानसिक में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां हो सकती हैं, कुछ विचलन हो सकता है और वो किस प्रकार का होगा यह पूरी कुंडली विश्लेषित करने के बाद समझ में आ जाता है। तो यहां यह बात भी समझने वाली है और जातक अपने विचारों को सर्वोच्च मानते हैं, यानी इन्होंने जो कह दिया वही सर्वोच्च है, ऐसा इनका मानना होता है। और अगर मान लीजिए जातक को यह कह दिया जाए कि नहीं यह उच्च नहीं है तो यह नाराज हो सकता है। ये दुनिया भर की यात्रा करना पसंद करते हैं और सच्चा ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की शक्ति भी इन्हीं जातकों में होती है। यह शिक्षक होते हैं, उपदेशक होते हैं, वक्ता होते हैं, लेखक होते हैं और इन सबको आप आजीविका से भी जोड़ सकते हैं। शौकिया तौर पे हो सकते हैं, आजीविका भी हो सकती है। इन्हें पसंद होता है यह, तो हम इसे इनके जीवन में कहीं ना कहीं परिलक्षित होता हुआ भी देखेंगे।
कुछ उत्कृष्ट शोधकर्ता होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वकील होते हैं, राजनेता होते हैं। यह भी इनके आप आजीविका से, व्यवसाय से, कार्यों से जोड़कर देख सकते हैं। राजनीति में हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। तो यह सब चीज़ें भी आपको यहाँ इन जातकों में परिलक्षित होती दिखाई देंगी और अधिकतर जातकों में यह देखेगा ही देखेगा। हाँ, कुछ लोग अपने सेना में करियर बना सकते हैं, सेना में उच्च पदों पर जा सकते हैं, तो यह भी आजीविका है, यहां भी आप समझ सकते हैं। अब चूंकि महिलाएं जो होती हैं वह थोड़ी सी सख्त होती हैं, चारित्रिक रूप से भी अधिकतर महिलाएं सख्त होती हैं। और अगर हम आकर्षण की बात करें तो महिलाएं आकर्षक होती हैं, उनके अंदर एक कशिश होती है, भाग्यशाली होती हैं और अक्सर 2 ही बच्चे होते हैं मैक्सिमम। पुरुषों की बात करें तो पुरुष आक्रामक या अधीर होते हैं। मतलब आक्रामकता अगर आपको देखनी है तो पुरुषों में देख सकते हैं, अधीरता देखनी है, अधैर्य देखना है तो पुरुषों में देख सकते हैं। एक तरफ हम धैर्य की बात करते हैं, दूसरी तरफ अधैर्य भी। तो अब अधीरता किस बात में? जाहिर है कि जब हम नकारात्मकता की ओर अग्रसर होंगे तो वहां अधीरता आएगी, आक्रामकता आएगी। और जब हम आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होंगे तो वहां धैर्य होगा, संयम होगा, वहां पर अधैर्यता नहीं होगी और आक्रामकता होने की तो सवाल ही नहीं होता। वहां मन प्रसन्न होता है। तो यह बातें भी आपको यहां समझनी होंगी। जातक अपने पिता से कुछ अनसुलझे समस्याओं को लेकर चल सकता है। हो सकता है कि जातक की अपने पिता से कम पटती हो या कुछ ऐसी समस्याएं हो जातक और उसके पिता के मध्य जो सुलझ ही नहीं पाती हैं। अब इसी नक्षत्र में जातक जो होती हैं उन्हें नशे की आदत भी होती है और हम शादी के बाहर के जो संबंध होते हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करते हैं वह भी इन जातकों में देखे जा सकते हैं। 55 साल की उम्र के बाद इन्हें लकवा हो सकता है या अस्थमा नाम की बीमारी लग सकती है। हम आपसे पुनः एक बार कहेंगे कि यदि आप इसी से सारा प्रेडिक्शन निकाल लेंगे तो पूरी कुंडली पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इसलिए आप 100% यहां से कोई प्रेडिक्शन निकालकर ना तो निराश हो और ना ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हो। जब पूरी कुंडली का विश्लेषण होता है तभी यह बात समझ में आती है कि जातक के जीवन में कौन सी घटना ज्यादा दिखाई दे रही है। अब यहां हम जैसे आजीविका की बात करते हैं तो आजीविका एक ही नक्षत्र से जुड़ी हुई 20 आजीविकाएं होती हैं। तो क्या एक ही जातक सारी आजीविकाओं को संभालता है? नहीं। तो जैसे एक व्यक्ति वकील बनता है, एक राजनेता बनता है, एक लेखक बनता है तो एक शिक्षक बनता है, इसी प्रकार एक ही जातक में बहुत सी ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो विभिन्न विभिन्न जातकों पर अलग अलग कार्य करती हैं। तो वह भी यहां समझिए। और हमेशा की तरह कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और पुनः आपसे एक बार कहना चाहूंगा कि यदि विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप वह प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, यहां किसी भी जगह आप अपना प्रश्न रख दीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर 100% दिया जाएगा और निःशुल्क दिया जाएगा। हाँ, जब आप कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे तब हम एक निर्धारित शुल्क की बात करेंगे, अन्यथा आपसे ज्ञान के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की बात नहीं होगी। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे विशाखा नक्षत्र का 3य भाग लेकर, जहां हम जातकों को चरणानुसार अलग अलग करके समझेंगे और किस चरण में जातक के अंदर क्या गुण अवगुण हो सकते हैं वह भी समझने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।